कहते हैं प्रकृति की गहराई में देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था शायद, और आज ये बहुत हिमालय के संदर्भ में बहुत बहुत सटीक लगती है। नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम आज हिमालय क्षेत्र में, खासकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जैसे इलाकों में बढ़ती हुई आपदाओं पर बात करने वाले हैं। हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुछ हालिया लेखों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। कोशिश ये है कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और साथ ही आम लोगों तक भी इन घटनाओं के पीछे के कारण, उनके असर और क्या समाधान हो सकते हैं, इसकी अहम बातें पहुंचें। अभी हाल ही में धारली गांव में जो बाढ़ आई, उसने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इन आपदाओं के पीछे मुख्य कारण क्या हैं। ये जो धरती के नीचे की हलचल है, मतलब टेक्टोनिक गतिविधि, इसकी क्या भूमिका है इसमें? देखिए, बात यह है कि हिमालय जो है वो अभी भी बन रहा है। मतलब भूवैज्ञानिक तौर पर ये एक युवा पर्वत श्रृंखला है। इसमें जो भारतीय प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, जिसे हम जोन 4 और 5 कहते हैं, यानी हाई और वेरी हाई रिस्क जोन। अच्छा। और इसी टकराव से तनाव बनता है, और जब यह तनाव अचानक रिलीज होता है तो भूकंप आते हैं। और ये भूकंप अक्सर अपने साथ फिर भूस्खलन, कभी कभी हिमस्खलन और अचानक बाढ़ भी लाते हैं। 2005 का कश्मीर भूकंप इसका एक बड़ा दुखद उदाहरण है। वो तो था ही। और ये भी सुना है कि यहाँ के पहाड़ खुद भी, मतलब उनकी जो बनावट है वो काफी नाजुक है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, ये भूवैज्ञानिक तौर पर नए पहाड़ हैं। ज्यादातर तलछटी चट्टानों से बने हैं। आसान भाषा में कहें तो ये चट्टानें उतनी मजबूत, उतनी ठोस नहीं है, ढीली हैं, आसानी से कट जाती हैं। ऊपर से यहाँ ढलानें बहुत खड़ी हैं, तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, वो ढीली मिट्टी और पत्थरों को नीचे खींचता रहता है। नतीजा ये होता है कि बार बार भूस्खलन होते हैं, खासकर बारिश के मौसम में या जब हल्के भूकंप के झटके आते हैं तब। और ग्लेशियर, उनका क्या रोल है? आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघलने की खबरें तो बहुत आम हो गई हैं। हाँ, और ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस पूरे हिमालय क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर हैं, छोटी बड़ी बर्फीली झीलें हैं। अब हो ये रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इनके पिघलने की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अच्छा। वो खतरनाक ढंग से बढ़ रही हैं, उनका आकार बढ़ रहा है। एक स्टडी तो ये भी कहती है कि हिंदुकुश हिमालय के ग्लेशियर 2100 तक, मतलब इस सदी के अंत तक, अपना लगभग 75% वॉल्यूम खो सकते हैं। ओह, 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और जब ये झीलें पानी के बढ़ते दबाव की वजह से अचानक फट जाती हैं, जिसे हम GLOF कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, तो नीचे की घाटियों में अचानक भयंकर बाढ़ आती है। बहुत विनाशकारी होती है वो। हाँ, जैसे 2023 में सिक्किम में हुआ था, साउथ लोनक झील का फटना। बिल्कुल, वो एक ताज़ा उदाहरण है। उसने चुंगथांग में तीस्ता 3 बांध को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। और ये बादल फटना, ये घटनाएं भी तो काफी बढ़ गई हैं, सुनने में आता है। हाँ, बड़ी हैं। हिमालयी क्षेत्र में अक्सर होता है कि बहुत तेज लेकिन कम समय के लिए बारिश होती है। जब किसी छोटे से इलाके में 1 घंटे के अंदर ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस जाए, तो उसे तकनीकी तौर पर बादल फटना कहते हैं। इससे भी अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा एकदम से बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में चमोली, उत्तराखंड, पिथौरागढ़, इन सब जगहों से ऐसी खबरें आई हैं। तो ये तो हो गए ज्यादातर प्राकृतिक कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटी, नाजुक पहाड़, ग्लेशियर पिघलना, बादल फटना। लेकिन इसमें इंसानी दखलंदाजी का कितना हाथ है? जैसे कि जंगल काटना, बड़े बड़े निर्माण कार्य होना। हाँ, देखिए, मानवीय हस्तक्षेप का इसमें बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूँगा बढ़ता हुआ हाथ है। एक तो हिमालय की नदियां, जैसा हमने कहा, नई और तेज हैं, अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, सिल्ट लाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि भूस्खलन की वजह से नदी का रास्ता रुक जाता है, एक तरह का कच्चा प्राकृतिक बांध बन जाता है। अच्छा। और जब ये अचानक टूटता है तो नीचे फिर से जबरदस्त बाढ़ आती है। ये एक पहलू है। दूसरा और शायद ज्यादा चिंताजनक पहलू है अंधाधुंध मानवीय गतिविधियां। सड़कों के लिए, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, टूरिज्म सुविधाओं के लिए, यहां तक कि खेती के लिए भी जंगलों की कटाई। हाँ, ये तो है। अब जंगल कटने से क्या होता है? पेड़ों की जो जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इससे जमीन नंगी हो जाती है और बारिश के पानी से उसका कटाव बढ़ जाता है। भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सही बात है। जोशीमठ में जो हुआ 2023 में, जमीन धसी,
उसे भी तो अनियंत्रित निर्माण और शायद हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल से जोड़ा गया था। बिल्कुल। जोशीमठ का धंसना इसी अनियंत्रित निर्माण और नाजुक पहाड़ी ढलानों पर जो बोझ डाला गया, उसका नतीजा माना गया। और जैसे चार धाम जैसी बड़ी सड़क परियोजनाएं हैं, उनसे भी खासकर भगीरथी इको सेंसिटिव जोन जैसे बेहद नाजुक इलाकों में काफी जंगल कटे हैं, मिट्टी का नुकसान हुआ है। ये वो इलाका है जो गंगा के उद्गम की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और एक और बात, चीन जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बांध बनाने की योजना बना रहा है, वो भी भारत के लिए, खासकर उत्तर पूर्व के लिए, एक संभावित वाटर बॉम्ब का खतरा पैदा कर सकता है। अच्छा, ये तो काफी सारे कारण हो गए। क्या इन मुद्दों से निपटने के लिए पहले भी कोई समितियां वगैरह बनी हैं जिन्होंने कुछ सिफारिशें दी हों? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये शायद जानना जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, समय समय पर समितियां बनी हैं। एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण समिति थी मिश्रा समिति, 1976 में बनी थी, खास जोशीमठ के धंसने के शुरुआती लक्षणों को लेके। उसने तभी चेताया था कि जोशीमठ के नीचे की जमीन स्थिर नहीं है और स्लिप जोन में नए भारी निर्माण से बचना चाहिए जब तक ये पूरी जांच ना हो जाए। 1976 में? हाँ, 1976 में। उसने ये भी कहा था कि भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में निर्माण या सड़क मरम्मत के लिए पेड़ काटने या बोल्डर हटाने से बचना चाहिए। मतलब जो बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और एक जेसी पंत समिति का भी जिक्र आता है, शायद 1999 की। उसकी क्या मुख्य सिफारिशें थीं? हाँ, पंत समिति ने एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट दी थी। उसने करीब 31 तरह की आपदाओं को 5 श्रेणियों में बांटा था। उसकी कुछ मुख्य सिफारिशें थीं। पहली, कि आपदा प्रबंधन को शासन का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, शायद संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल करके। दूसरी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मजबूत आपदा प्रबंधन कानून बनाए जाएं। तीसरी, जो मौजूदा नियम है जैसे बिल्डिंग कोड वगैरह, उनको सख्ती से लागू किया जाए, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए। चौथे, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के अधीन एक राष्ट्रीय परिषद, एक अलग आपदा प्रबंधन मंत्रालय, एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर एनसीएमसी और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम बनाने का प्रस्ताव रखा था। एनआईडीएम तो अब है। हाँ है। और पांचवीं, वित्त पोषण पर उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष को पुनर्गठित किया जाए और आपदा प्रतिक्रिया और रोकथाम के लिए 2 नए राष्ट्रीय कोष बने। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सिफारिश की कि सभी स्तरों पर, मतलब केंद्र, राज्य, जिला, जो योजना निधि होती है, उसका कम से कम 10% हिस्सा आपदा जोखिम कम करने यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डीआरआर के लिए रखा जाए। 10%? ये तो काफी बड़ा कदम होता अगर लागू होता। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तैयारी और जागरूकता की संस्कृति बनाने, रिस्क असेसमेंट करने और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज बनाने पर भी बहुत जोर दिया था। तो ये तो हुई सिफारिशें। अब अगर हम समाधानों की बात करें कि क्या किया जा सकता है इन जोखिमों को कम करने के लिए। देखिए, समाधान भी कई स्तरों पर सोचने होंगे। कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। मोटे तौर पर हम कुछ चीजें कर सकते हैं। पहला, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बहुत बेहतर बनाना होगा। जैसे जो ज्यादा खतरनाक ग्लेशियल झीलें हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो, वहां ऑटोमेटिक सेंसर्स और कैमरे लगे ताकि अगर कोई खतरा हो तो वक्त रहते चेतावनी जारी की जा सके। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, कुछ इंजीनियरिंग उपाय करने होंगे, जैसे छोटे छोटे चेक डैम बनाना, पानी की निकासी के लिए नियंत्रित चैनल बनाना। लेकिन साथ ही हमें प्रकृति आधारित समाधानों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण ताकि ढलान स्थिर हो। तीसरा, बेहतर योजना और प्रबंधन। इसमें आता है टिकाऊ पर्यटन, मतलब पीक सीजन में कितने टूरिस्ट आ सकते हैं, इसकी एक सीमा तय हो। इको फ्रेंडली मॉडल जैसे होमस्टे वगैरह को बढ़ावा मिले। साथ ही हिमालयी क्षेत्र के लिए खास तौर पर बनाए गए ज्यादा सख्त एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA फ्रेमवर्क की जरूरत है। और राष्ट्रीय भवन कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड को पहाड़ी इलाकों की जरूरतों के हिसाब से संशोधित करके सख्ती से लागू करना होगा। मतलब हर प्रोजेक्ट को वहां की इकोलॉजी के हिसाब से जांचना होगा। बिल्कुल। और हर विकास परियोजना में, चाहे वो सड़क हो, बांध हो या कुछ और, उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR और क्लाइमेट अडेप्टेशन को शुरू से ही इंटीग्रेट करना होगा। संडाई फ्रेमवर्क भी यही कहता है। और लोग, स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है? वो सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट वही है, सामुदायिक जागरूकता और तैयारी। स्थानीय लोगों को इन खतरों के बारे में शिक्षित करना, उन्हें तैयार करना, पंचायतों को इसमें शामिल करना, उन्हें अधिकार देना। लोग मिलकर अपनी भागीदारी से रिस्क मैपिंग करें और इन सब के ऊपर एक एकीकृत समन्वय बहुत जरूरी है। मतलब NDA में ISRO, NRC, CWC, राज्य सरकारें, वैज्ञानिक संस्थान, ये सब मिलकर काम करें, जानकारी साझा करें। ये उपाय सुनने में तो बहुत सही लगते हैं, पर शायद सबसे बड़ी चुनौती इन्हें जमीन पर उतारने की है।
खासकर जब विकास की जरूरतें और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक तरह का टकराव दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही संतुलन साधना, विकास और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच का संतुलन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी काम है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन NMHS जैसी जो पहले चल रही हैं, वो इसी दिशा में काम कर रही हैं कि कैसे हम सुरक्षित और टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को पा सकते हैं और साथ ही आपदा के जोखमों को भी कम कर सकते हैं। तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि हमें हिमालय की नाजुकता को स्वीकार करते हुए ही अपने विकास के मॉडल बनाने होंगे, नियम मजबूत करने होंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेल सके, और सबसे जरूरी समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी, खासकर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या बस इन मुद्दों में रुचि रखते हैं, उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते आपके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाती हूँ, क्या हमारा विकास का जो मौजूदा तरीका है वो वाकई हिमालय जैसे क्षेत्रों की अनोखी भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक संवेदनशीलता का सम्मान करता है, या फिर हमें इन नाजुक और खूबसूरत वादियों के साथ अपने रिश्ते पर, अपनी सोच पर मौलिक रूप से पुनर्विचार करने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।